ये खबर तो आपको मिल ही गई होगी कि यमन के ऊपर एक हमला करके वहां के सिविलियन प्राइम मिनिस्टर और उनके मंत्रिमंडल के कई सारे लोगों को इजराइल ने मार दिया। कल हूथी ने इसका पहला बदला लिया। हालांकि हूथी ने कहा है कि अब हमारा निशाना बेंजामिन नेतन्याहू है, लेकिन कल पहला बदला लिया। एक जहाज जो इजराइल की जहाज जा रही थी उसके ऊपर अटैक किया और उसको काफी नुकसान पहुंचाया। यह हकीकत है कि जिस तरह की मदद इजराइल को लगातार मिलती रही है, अमेरिका से लेकर यूरोप से लेकर दुनिया भर से जो मदद मिली है, उसके चलते जिस तरह का इंटेलिजेंस डेवलप हुआ है, जिस तरह की एयर सुपीरियरिटी डेवलप हुई है, वैसी हूथी के पास नहीं है। लेकिन एक बात तो कहनी पड़ेगी कि इतने सब नुकसान के बावजूद हूथी न केवल लगातार अटैक कर रहा है, बल्कि गजा के लोगों के साथ हर हाल में खड़े होने का वादा भी कर रहा है। हूथी की मिसाइलें लगातार इजराइल पर आती रही हैं, एक दिन दो दिन छोड़कर लगातार इजराइल पर आती रही हैं, और लगता नहीं कि पीएम और बाकी लोगों की हत्या के बाद यह सिलसिला रुकने वाला है। मजेदार बात यह है कि इंटरनेशनल मीडिया जब भी हूथी लिखता है तो लिखता है ईरान बैक्ड हूथीज, यानी ईरान ने जिनको बैक किया हुआ है, ईरान ने जिनको मदद की हुई है, वो वाले हूथी। अगर ऐसे ही लिखना है तो इनको लिखना चाहिए अमेरिका बैक्ड इजराइल, यानी अमेरिका जिसकी मदद करता है, अमेरिका ने जिसको बनाया है, अमेरिका जिसको हथियार देता है, अमेरिका जिसको पैसे देता है, वो इजराइल। लेकिन हूथी या हमास या हिजबुल्लाह के लिए लिखा जाता है ईरान बैक, इजराइल के लिए कुछ नहीं लिखा जाता है, जैसे कि इजराइल तो सब कुछ खुद कर रहा हो। अभी ट्रंप का कल एक इंटरव्यू था। ट्रंप लगातार बातें बदलते रहते हैं। एक बड़ी मीटिंग की गई थी जिसमें एक फाउंडेशन बनाया गया था जिसका नाम रखा गया था ग्रेट, GREAT, गजा रिकंस्ट्रक्शन इकोनॉमिक एक्सेलरेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन। ये कुछ नहीं, वही जो लगातार ये लोग कहते रहे हैं कि गजा में एक रिविएरा बनाएंगे, गजा से सारे लोगों को बाहर निकाल देंगे, कुछ पैसे दे देंगे, $5000 का उनको एक चेक दे देंगे, और उसके बाद पूरा गजा खाली करा के वहां पे रिविएरा बनाएंगे, होटल बनाएंगे, अरबों अमेरिकियों और इजरायलियों की अय्याशी का सामान बनाएंगे। अब्राहमिक इसको कहा गया है कि अब्राहमिक स्ट्रक्चर होगा, ये ईरानियन स्ट्रक्चर नहीं होगा, यानी सीधे कहिए कि इस्लामिक स्ट्रक्चर्स नहीं होंगे। इस्लामिक इतिहास वहां से पूरी तरह से मिटा दिया जाएगा और वहां पर जो बनाने का प्लान है वो अब्राहमिक स्ट्रक्चर बनाने का प्लान है। लेकिन क्या यह प्लान कामयाब होगा? कल ही एक मीटिंग थी, और एक बड़ी मीटिंग थी। ईरान की जो डिफेंस काउंसिल है जिसमें मिनिस्टर्स और बाकी सारे लोग शामिल होने थे, और हूथी के डर से इसको एक ऐसी जगह पर किया गया जो काफी सेफ जगह थी। अब उस मीटिंग की जो खबरें छन के बाहर आ रही हैं उसमें इजराइल के जो डिफेंस फोर्सेज हैं, और केवल आईडीएफ के चीफ नहीं, डिफरेंट जो डिफेंस फोर्सेज हैं, चाहे वो एयरफोर्स हो, चाहे आर्मी हो, चाहे शिनबेट हो, इनका यह कहना है कि अगर आप गजा के ऊपर कब्जा कर भी लेते हैं, इवन इफ गजा सिटी इज टेक ओवर कैप्चर्ड, तो भी हमास को हराना पॉसिबल नहीं होगा। ये जो प्लान बनाया था नेतन्याहू ने कि 7 अक्टूबर तक कब्जा हम कर लेंगे गजा के ऊपर, ये प्लान तो खैर कहीं और चला गया। वो अपनी जिद पर है, बजिद है गजा पर कब्जा करने के, लेकिन आर्मी के ऑफिसर्स लड़ने को तैयार नहीं है। आर्मी के ऑफिसर्स लगातार कह रहे हैं कि गजा पर कब्जा करने का कोई फायदा नहीं होना है, हमास गजा पर कब्जा करने से हारेगा नहीं, और यह लड़ाई बहुत लंबे समय तक चलेगी, जो इजराइल को भी भारी पड़ेगी। ये मैं नहीं कह रहा, ये दुनिया भर के अखबार कह रहे हैं, ये इजराइल के आर्मी के ऑफिसर्स कह रहे हैं। इसी बीच में जैसा मैंने बताया कि कल ट्रंप ने एक इंटरव्यू दिया है, और वो इंटरव्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। उस इंटरव्यू में ट्रंप ने कुछ बड़ी मजेदार चीजें कही हैं और बड़ी चीजें कही हैं। उसने कहा कि अमेरिका की कांग्रेस में जिस तरह का कब्जा, जिस तरह का असर इजराइल का रहा है, वैसा असर कभी किसी का नहीं रहा, लेकिन यह असर अब खत्म हो चुका है। यानी डेमोक्रेट्स और रिपब्लिक्स दोनों के बीच ऐसे लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है जो ये कह रहे हैं कि इजराइल को मदद करना बंद करो, इजराइल जो कर रहा है वो गलत कर रहा है। इसके साथ ही आप देखिए, अमेरिका में कई सर्वे इधर लगातार आए हैं जो बता रहे हैं कि जो युवा है, चाहे वो राइट का हो चाहे लेफ्ट का हो, वो युवा इजराइल से ज्यादा हमास को पसंद कर रहा है। वो साफ देख पा रहा है कि इजराइल जो कुछ कर रहा है वो जेनोसाइड है, और इसीलिए ट्रंप का कहना है कि ये जंग भले इजराइल जीत जाए, लेकिन दुनिया में परसेप्शन की लड़ाई इजराइल हार चुका है। दुनिया में इजराइल की इमेज लगातार खराब होती जा रही है, और इसी इमेज पर एक और डेंट लगाया है दुनिया भर के जेनोसाइड स्कॉलर्स ने। दुनिया भर के 500 जेनोसाइड स्कॉलर्स की जो कमेटी है, उसमें यह चर्चा हो रही थी कि इजराइल जेनोसाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जो कुछ इजराइल गजा के अंदर कर रहा है वो जेनोसाइड है या नहीं है। 86%, 500 में से 86% जो जेनोसाइड स्पेशलिस्ट हैं, उन्होंने कहा
कि गजा में जो कुछ, फलस्तीन में जो कुछ इजराइल कर रहा है वो सब जेनोसाइड के नाम से ही जाना जाना चाहिए, वो सब जेनोसाइड की परिभाषा के अंडर आता है। यानी दुनिया में जेनोसाइड स्पेशलिस्ट के सबसे बड़े संगठन ने बिल्कुल साफ साफ कह दिया कि इजराइल जेनोसाइड कर रहा है। अब इसके बाद तो जेनोसाइड कहने पर या इजराइल जेनोसाइड कर रहा है ये कहने पर अमेरिका और दुनिया भर में जो कार्रवाइयां होती हैं वो कार्रवाइयां नहीं होनी चाहिए। जब दुनिया में जेनोसाइड को सबसे ज्यादा समझने वाले 500 लोगों के 86% ने, यानी 450 के आसपास लोगों ने साफ साफ कह दिया कि जेनोसाइड हो रहा है, इसका मतलब सीधा यही है कि इजराइल जो कर रहा है वो जेनोसाइड है। इजराइल जो कर रहा है वो वार क्राइम है, वो जंग नहीं लड़ रहा है, वो भूखे बच्चों को, औरतों को मार रहा है, जर्नलिस्ट को मार रहा है। वो कई सारी लिस्टें बनी हैं, 250 से ज्यादा सहाफियों को वहां पर मारा जा चुका है। रोज एक सहाफी के मरने की खबर आती है। कल मैं ये वीडियो देख रहा था जिसमें फलस्तीन का एक सहाफी है जो गजा सिटी के अंदर है, जो बम गिर रहा है उसको कवर कर रहा है, और देख के मुझे डर लग रहा था कि ये बम इसके ऊपर भी गिर सकता है। बहुत सारी तस्वीरें बाहर नहीं आ रही हैं, उस तरह से खबरें बाहर नहीं आ रही हैं, क्योंकि जो सबसे बड़े जर्नलिस्ट थे, जो सबसे ज्यादा कवर कर रहे थे, दुनिया भर के अखबारों और टीवी चैनल्स को भेजते थे अपनी खबरें, उनको मार दिया गया है। कल एक महिला का, एक लेडी पत्रकार थी, उनका वीडियो मैं देख रहा था। वो अपने ही परिवार को रिपोर्ट कर रही थी कि किस तरह उनके घर पे बम गिरा के उनके माँ बाप को मार डाला गया, और ये कहते कहते वो कैमरे पर ही रो पड़ी। ये सब जो कुछ है ये सीधे सीधे वार क्राइम है। नेतन्याहू को आज नहीं तो कल इसका फल भुगतना पड़ेगा। अगर अरब मुल्कों की बात करें तो ज़बानी जमा खर्च बिल्कुल जारी है। अभी कुछ दिन पहले, अरब मुल्क तो नहीं है, टर्की ने कहा कि हम इजराइल के साथ सारे रिश्ते खत्म कर रहे हैं। जब से गजा का मामला शुरू हुआ है तब से टर्की कई बार ये बयान दे चुका, कई बार कह चुका कि हम इजराइल के साथ सारे रिश्ते तर्क कर रहे हैं, इजराइल के साथ तिजारती रिश्ते तर्क कर रहे हैं, कभी कुछ। लेकिन हमको पता है कि ग्रीस का इस्तेमाल करके टर्की लगातार इजराइल के साथ अपने तिजारती रिश्ते कायम किया हुआ है। एससीओ की मीटिंग में भी एर्दोगान ने बड़ी बड़ी बातें की, ये भी कहा कि हमने रिश्ते तर्क कर दिए, लेकिन इसके आगे बढ़ने को वो तैयार नहीं है। ये ज़बानी जमा खर्च जो है वो इसके आगे बढ़ने को तैयार नहीं है। अक्सर उम्मत की बात की जाती है, अबू उबैदा, जिनको अभी हाल में मार डालने का दावा किया है इजराइल ने। ये दावा कितना सच है कितना झूठ है हम नहीं जानते हैं, लेकिन दावा किया गया है कि अबू उबैदा जो स्पोक्स पर्सन थे और जिनको अक्सर हम जिनके वीडियोस देखते थे, उनको मार दिया गया है। और अबू उबैदा ने मरने से पहले एक बयान दिया था जिसमें दुनिया भर के जो मुस्लिम मुल्क हैं, अरब मुल्क हैं, उनसे अपील की थी कि आपस की लड़ाइयां खत्म करके इजराइल का मुकाबला करो। लेकिन जाहिर है कि उसकी अपील से किसी के कान पर जूं तक नहीं रहेंगी। उनके लिए एक और खबर मैं पेश कर रहा हूं, और यह भी खबर इजराइल के अखबार से ही है। अल-अक्सा मस्जिद, जो बेहद इंपॉर्टेंट मस्जिद है और जिसकी इज्जत सब करते हैं, जिसकी बात सब करते हैं, उसके मुताल्लिक खबर यह है कि उसके नीचे खुदाई कराई है इजराइल ने, बाकायदा एग्जीक्यूशन हुआ है और साथ में डेमोलिशन भी हुआ है। यानी अल अक्सा मस्जिद को खुलेआम नापाक किया जा रहा है। और अगर अरब मुल्क खामोशी से बैठे हुए हैं तो इसके मानी क्या हैं, ये मुझे बार बार बताने की जरूरत नहीं है। आप समझ सकते हैं, मैं बार बार कहता हूं कि फलस्तीन का मुद्दा ह्यूमन राइट्स का मुद्दा है। इसीलिए दुनिया भर के लोग इकट्ठा हुए हैं और एक और फ्रीडम फ्लोटिला लेकर जा रहे हैं गजा की तरफ, ये मांग करते हुए कि गजा की सीज बंद किया जाए। यह अब तक का सबसे बड़ा फ्लोटिला है जिसमें दुनिया के ढेर सारे ऐसे इंपॉर्टेंट लोग हैं जो गजा का लगातार समर्थन करते रहे हैं। ग्रेटा थनबर्ग तो हैं ही, उनके अलावा भी बहुत सारे लोग हैं। इनका क्या होगा, इनको गिरफ्तार किया जाएगा, मार दिया जाएगा, हम नहीं जानते। लेकिन एक बात हम जानते हैं कि जो लोग फ्रीडम फ्लोटिला लेकर जा रहे हैं, इतना बड़ा रिस्क उठा रहे हैं, उनमें से ज्यादातर गैर मुसलमान हैं। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि वो ह्यूमैनिटी के साथ खड़े हैं, वो इंसानियत के साथ खड़े हैं, वो हक के साथ खड़े हैं। धर्म के आधार पर अगर सब कुछ होता, मजहब के आधार पर अगर सब कुछ होता, तो आज सारे मुल्क, अरब मुल्क, टर्की, उधर इजिप्ट, इधर पाकिस्तान, मलेशिया, कितने तो इस्लामिक मुल्क हैं, ये सब मिलकर अटैक कर देते इजराइल पर, तो इजराइल पानी नहीं मांग पाता। लेकिन ये सब ज़बानी जमा खर्च करने से एक कदम भी आगे बढ़ने को तैयार नहीं है। नतीजा है गजा के अंदर रोज बमबारी, रोज 100 के आसपास लोगों को मार देना, रोज घरों को गिराना, रोज भयानक तबाही। आप हालात देखिए, एक वीडियो में देख रहा था, छोटे छोटे बच्चे हैं और बहुत खुश हैं। मुझे लगा खुश क्यों हैं, तो मैंने उसका पढ़ा और लिखा हुआ था कि इनको महीनों बाद इनकी माँ ने कहीं से ताजे फल लाकर, ताजे फ्रूट लाकर दिए और वो इतना खुश थे सिर्फ फ्रूट को देखकर, खाकर। आप सोचिए, आम बच्चा रोज फ्रूट खाता है और यहाँ
फलस्तीन के अंदर महीनों बच्चों को फ्रूट नहीं मिल रहा, खाना नहीं मिल रहा, बुरी तरह से परेशान है, लेकिन दुनिया के कान पर जूं नहीं रेंग रही। जनता जरूर गजा के साथ है। अभी मैं बहरीन का किस्सा आपको बताता हूं। बहरीन वो मुल्क है जो अमेरिका के हमेशा सबसे करीब के मुल्कों में शामिल है। बहरीन के अंदर नया इजरायली एम्बेसडर नियुक्त किया गया। बहरीन की जनता सड़कों पर उतर पड़ी और सड़क पर उतरकर उसने इस बात की मुखालफत की कि इजराइल के एम्बेसडर को अपने यहां जगह क्यों दे रहे हैं। लेकिन बहरीन की पुलिस, बहरीन के हुक्मरान उस जनता को कंट्रोल में लेते हैं, लाठियां चलाते हैं और जब इजराइल का एम्बेसडर आएगा तो उसके रास्ते में गुलाब बिछा दिए जाएंगे, उसको हर तरह का स्वागत दिया जाएगा, उसको हर तरह की सिक्योरिटी दी जाएगी। और यह हालात धीरे धीरे सारे अरब मुल्कों में बन रहे हैं। यूरोप में तो है ही कि जुलूस निकल रहे हैं, लगातार निकल रहे हैं, लेकिन उन जुलूसों को दबाने के लिए, लोगों को मारने पीटने के लिए वहां के पुलिस, वहां की आर्मी बिल्कुल तैयार है। अमेरिका में जो हो रहा है वो तो बताने की जरूरत ही नहीं है, आप अच्छी तरह से जानते हैं। उधर फलस्तीन को खुद मुख्तार मुल्क का दर्जा दिए जाने की बात लगातार बढ़ रही है। बेल्जियम ने भी कहा है कि हम फलस्तीन को खुद मुख्तार मुल्क का दर्जा देंगे, हालांकि शर्त यह रखी है कि आखिरी होस्टेज रिहा हो जाए और साथ में हमास वहां की लीडरशिप से बाहर हो जाए। लेकिन खुद मुख्तारी की बात तो की है और बाकी फ्रांस और तमाम सारे मुल्क तो बात कर ही रहे हैं। इसमें खलल डालने के लिए अमेरिका ने क्या किया है वो सुनिए। अमेरिका ने जो वेस्ट बैंक के लीडर्स हैं, फलस्तीन के जो लीडर्स हैं, या किसी भी फलस्तीनी को वीजा देने से इनकार कर दिया है ताकि यूनाइटेड नेशन की जो मीटिंग वहां पर होने वाली है, कॉन्फ्रेंस होने वाली है, उस कॉन्फ्रेंस में वो पहुंच ही नहीं पाए। आप सोचिए ये किस दर्जे की घटिया चीज है। इंटरनेशनल रूल्स कहते हैं कि यूएन की मीटिंग में जो लोग आ रहे हैं उनको आपको वीजा देना पड़ेगा, लेकिन अमेरिका फलस्तीनियों का वीजा कैंसिल कर रहा है कि कोई फलस्तीनी कहीं यूएन के उस कॉन्फ्रेंस में ना पहुंच जाए जहां पर ढेर सारे यूरोपीय मुल्क फलस्तीन को खुद मुख्तार मुल्क का दर्जा देने वाले हैं। और इधर इजराइल उसके रिएक्शन में वेस्ट बैंक को कब्जा करना चाहता है, वेस्ट बैंक के एक हिस्से को कब्जा करना चाहता है। अब आप ही बताइए कि गजा कब्जा हो गया, वेस्ट बैंक का एक हिस्सा कब्जा हो गया, तो वो फलस्तीन बचा ही कहां जिसको खुद मुख्तार मुल्क का दर्जा दिया जाएगा। बस इतना है कि अभी तक अमेरिका ने ग्रीन सिग्नल नहीं दिया है, इसलिए वेस्ट बैंक को प्रॉपरली अनेक्स नहीं किया गया है। बाकी वहां पर गुंडागर्दी, जैतून के पेड़ काटने से लेकर वहां के लोगों को लगातार परेशान करने और नई नई बसाहटें बसाने का काम तो हो ही रहा है। इसके अलावा इजराइल एक खतरनाक काम कर रहा है। आप जानते हैं कि आईएस को किसने बनाया? इस सवाल के जवाब में अक्सर इजराइल और अमेरिका का नाम लिया जाता है। इस तरह की तंजीमों को इजराइल ने पाला पोसा है ताकि एक तरफ दुनिया में इस्लामोफोबिया फैलाया जा सके और दूसरी तरफ जो मिडिल ईस्ट के देश हैं, अरब मुल्क हैं, उनको डिस्टर्ब किया जा सके। गजा में हमास के मुकाबले उसने खड़ा किया है अबू सहाब को, जो आईएस से ही जुड़ा रहा है। और अब यह खबर आ रही है कि अबू सहाब को और ज्यादा पैसा देने, और ज्यादा हथियार और ताकत देने की बात पर बात चल रही है। इजराइल के अंदर आप समझ सकते हैं कि आतंकवादी कौन है जिसने आईएस को पाला, जिसने जोलानी जैसे आईएस के आदमी को सीरिया पर कब्जा करने दिया और उसके बावजूद सीरिया पर लगातार हमले कर रहा है, जो अबू शहाब जैसे एक्स आईएस को गजा के अंदर मजबूत करना चाहता है, जिसने ईरान के अंदर जो साइंटिस्ट को और बाकी लोगों को मारा था वो पूरी तरह से इलीगल था। कितने लोगों को कितने ही मुल्कों में वो मार चुका है, लेकिन वो आतंकवादी नहीं है। जो अपने मुल्क की आजादी के लिए लड़ रहे हैं उनको आतंकवादी कहा जाता है। अभी एक खबर आई है, ईरान से ब्रेक हुई है। ईरान से दरअसल एक और बड़ी खबर यह है कि मोसाद से लिंक्ड एक सेल था जो ईरान के अंदर गड़बड़ियां फैलाने की कोशिश कर रहा था, उसको बस्ट किया गया है, काफी लोगों को मारा गया है। और खबर यह है कि जो टॉप ईरानियन लीडर थे जिनको 12 रोजा जंग के पहले मारा गया था, उनको मारने के लिए उनके जो सिक्योरिटी पर्सन थे, अंगरक्षक थे, उनके मोबाइल्स की लोकेशन वगैरह ट्रेस की गई है। आप जरा कल्पना करके देखिए कि पाकिस्तान के अंदर हिंदुस्तान ये काम कर दे या हिंदुस्तान के अंदर पाकिस्तान ये काम कर दे तो क्या हालात हो जाएंगे। लेकिन ये एक ऐसा काम है, दूसरे के मुल्क के भीतर लोगों को मारना, ऐसा एक काम है जो इजराइल लगातार करता रहा है और अमेरिका और यूरोप ने इससे अपनी आंखें मूंद कर रखी हैं। लड़ाई चल रही है। अभी हमास ने हाल में ही गजा में एक एम्बुश किया है जिसमें बताया जा रहा है कि 7 लोग घायल हुए हैं, 4 गायब हैं, ये सब आईडीएफ के सैनिक हैं और कई लोग मारे गए हैं। इसके अलावा भी लगातार वीडियोस आ रहे हैं, लगातार खबरें आ रही हैं। खबर यह है कि 900 से ज्यादा सैनिक आईडीएफ के अभी तक मारे गए हैं, घायलों की संख्या भी काफी है और यही वजह है कि वहां की आर्मी लगातार कह रही है कि गजा के अंदर कब्जा कर भी लोगे तो भी हमास को हरा नहीं पाओगे। लेकिन नेतन्याहू किसी भी हाल में सीज फायर को तैयार नहीं है, जिसकी सलाह आर्मी दे रही है। अब देखना यह है कि ट्रंप अपने बयानों तक रहते हैं, अरब मुल्क अपने बयानों तक रहते हैं,
या फिर सीज फायर के लिए कोई कोशिश करते हैं? मुझे तो फिलहाल कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है, और उम्मीद अगर नजर नहीं आ रही है तो ये जानिए कि जंग चलेगी, और जंग चलेगी तो नुकसान हर तरफ होगा। दर्द बस उन बच्चों के लिए, उन औरतों के लिए, उन बेगुनाहों के लिए होता है जो अमेरिका, यूरोप और अरब मुल्कों के इस खेल में बलि चढ़ रहे हैं, लगातार मारे जा रहे हैं। उनकी आवाज़ लगातार उठाते रहना ज़रूरी है, और हम यही कोशिश करते हैं।